बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका के दौरे में 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है, जिसकी क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा करेंगे। तवक्कुआत के मुताबिक टीम पाकिस्तान में साबिक कप्तान बाबर आजम, वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को जगह नहीं मिल सकी और ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के NOC के साथ इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। उधर दूसरी जानिब इत्तलात ये थी कि पाकिस्तान टीम में 3 नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने कतर में होने वाले राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया, मास सदाकत, अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम, उनको दौरा श्रीलंका में अहम और तजुर्बेकार खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में मौका मिल सकेगा। ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान किया है, उस टीम में इन तीनों खिलाड़ियों के नाम शामिल ना होने पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान 4 और 5 जनवरी को 2 हिस्सों में श्रीलंका रवाना होगी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से, और पाकिस्तान टीम 7 तारीख को दम्बोला में मेज़बान श्रीलंका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच खेलने के बाद एक दिन के आराम के बाद 9 जनवरी को दूसरा और 11 जनवरी को दम्बोला ही में तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका के दौरे के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के हवाले से गुफ्तगू के लिए लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और अहमद, टीम में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक शामिल किया गया है साबिक कप्तान टेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान को। पहले उनका इंटरनेशनल करियर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए देख लेते हैं। 1 जून 2025 को लाहौर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो आखिरी मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। और अगर उनके इंटरनेशनल T20 करियर पर मैं एक निगाह डालूँ तो शादाब खान जो माजी में पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, 112 मैचों में 792 रन उनके क्रेडिट पर हैं 18 की औसत से, और 7.37 के इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने 112 खिलाड़ियों को आउट किया है। जी देखिए, हमें अगर आप अपने 1 साल से शो निकाल के देखेंगे 6 महीने से, तो हमें पता था शादाब खान को पूरी लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें शादाब का कसूर नहीं है। बिल्कुल ये ना उन्हें सोचना चाहिए ना किसी और को सोचना चाहिए। वो तो एक प्लेयर है और हर प्लेयर खेलना चाहता है। हाँ जी, हमने बोला था कि आपका जो कोच है वो नहीं होना चाहिए उस जगह से जो कि फ्रेंचाइज की टीम हो, अदरवाइज यही फिर आपका एक सिलेक्टर भी जो है वो बैठा हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये होना ही था और ये पाकिस्तान में अब मामूल की बात हो गई है। अब इसको बुरा भी नहीं, अब तनकीद को बुरा भी नहीं समझते। तो हम तो पहले ही बोल रहे थे कि ये होने वाला है, क्योंकि शादाब जब खेल रहे थे इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इसी वजह से इनको ड्रॉप किया गया। फिर ये डोमेस्टिक के अंदर जाते थे, इंजर्ड हो जाते थे, लिखवा के फिर चले जाते थे। लीग्स आती हैं तो ये फिट हो जाते हैं। उसके बाद इनकी अभी तो कंधे की इंजरी हुई है। उस कंधे की इंजरी के बाद ये सिर्फ बिग बैश में खेलने गए हैं, 2 मैच खेले हैं, 50 भी नहीं है, 3-4 आउट है। उसके बाद आपने इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर डाल लिया है। यकीन जानिए यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का मजाक उड़ता है पूरी दुनिया के अंदर कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी टीम में कौन कैसे आ जाता है, कौन कैसे बाहर हो जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है डालने वालों की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है निकालने वालों की। यही वजह है कि आपकी टीम अभी 9वें नंबर पर खड़ी है। शादाब का कसूर नहीं है, सिस्टम इस तरह का आपने बना दिया। अहमद शहजाद साहब, वजह फरमाया आपने और आप के सवालात अपनी जगह, लेकिन लोगों का कहना यह है कि सिर्फ शादाब पर सवाल आप क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जब आपको याद होगा जनूबी अफ्रीका के दौरे में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पिंडली की तकलीफ़ का शिकार हुए थे साइम अयूब, फिर वो क्रिकेट के मैदानों से दूर रहे थे, चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेले थे, वो भी पाकिस्तान टीम में बगैर खेले ही वापस आए थे, अनफिट हुए थे और उनकी टीम में डायरेक्ट लैंडिंग हुई थी। जी, जब आप देखते हैं कि किसको इतना चांस मिला, उस टाइम पे साइम अयूब को इतने चांसेस प्रोवाइड नहीं किए गए थे और फिर वो यंगस्टर है। दुनिया भर के अंदर यंगस्टर को ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट होता है और सीनियर प्लेयर जो कि कोई परफॉर्मेंस ना कर रहा हो, जिसके होते हुए 8 वर्ल्ड इवेंट्स हार गए हो, उसकी परफॉर्मेंस ना हारी हो, तो उनको ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट होता है।
इसी वजह से साइम अयूब को जब ये अंदर लाए थे, लोगों ने इनको आड़े हाथों नहीं लिया, तनकीद नहीं की कि बच्चे हैं, फ्यूचर है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। वेयर शादाब ने अपनी काफ़ी क्रिकेट खेल ली है और जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम सबके सामने है कि उनकी एज सच कोई इवेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस है नहीं, इवन बायलैटरल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आपने उनको वापस लाना है, कोई डोमेस्टिक में टॉप करें, कोई टॉप विकेट टेकर बने, कोई 4 डे का पूरा सीजन खेल के वहां पे 50-60 आउट करें, इस तरह वो वापस आएंगे तो कोई भी तनकीद नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अहमद, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था कि पाकिस्तान टीम में राइजिंग स्टार एशिया कप के विनिंग टीम के खिलाड़ियों मास सदाकत, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, जो कि यूएई में ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा थे, उनकी टीम में वापसी होगी। लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ तो सब हैरान हो गए स्क्वाड को देखकर, सब जो है शशदर रह गए। इन तीनों के नाम टीम में शामिल नहीं थे। नहीं, देखिए सुफियान मुकीम ऑलरेडी खेल रहे हैं। अब आपने शादाब को जब फिट करना था तो फैसल अकरम ने और सुफियान मुकीम ने निकलना है। मुझे अभी भी लगता है फैसल अकरम ज्यादा डिसेंट बॉलर है, लेकिन बस अपने अपने हिसाब किताब है, जिसको जो पसंद आए, लॉबी सिस्टम है और वो जो पाकिस्तान के साथ लगाए में देखे ना, पूरा पाकिस्तान तो क्रिकेट बोर्ड में भर ली है। लोगों की तनख्वाहें चल रही हैं, 50-50, 60-60 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कोई है नहीं। ठीक है, किसी को दिल करते हैं तो रेड बुल का कोच लगा देते हैं, किसी को दिल करता है तो हटा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो गई हुई है। ये शादाब कोई पहले इंसान नहीं जो आए हैं, ये बाबर को भी यूं ही लेके आए हैं, इससे पहले भी यूं ही कर रहे हैं। तो फिर इसी वजह, यही तो वजह है अब इन प्लेयर्स को कोई कुछ नहीं कहेगा। आगे इवेंट आने लगा है पीसीबी की हिकमत अमलियों पे, प्रोसेस पे तनकीद होगी इस दफा। और हमारी तो यही दुआ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले रहा है ये काम करे। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन काम ना किए तो इस दफा इतना आड़े हाथों लिया जाएगा पीसीबी को कि शायद चाहे जितनी मर्जी डाइवर्जन लगा दें, इस दफा हैंडशेक वाला काम भी नहीं चलेगा, इस दफा एसीसी वाला काम भी नहीं चलेगा, इस दफा कोई और बहाना चलेगा नहीं। इस दफा हम सिर्फ लोगों को अभी ये याद कराते रहेंगे कि ये प्लेयर्स किस तरह आ रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं, और ये रिजल्ट्स अगर इनकी फेवर में नहीं आएंगे तो लोग इन्हीं को आड़े हाथों लेंगे और इतना लेंगे कि शायद इस दफा, आगे ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा था लेकिन वो कोई फर्क पड़ता नहीं है शायद पाकिस्तान की हार या जीत से किसी को। तो वो पहले ये होता था कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता था तो आपको तब्दीलियां देखने को मिलती थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, सिलेक्शन कमेटी में, टीम के अंदर। अब नहीं रहा। ये पिछले 1.5-2-2.5 साल से आप क्रिकेट देख लें कि कितनी तनकीद हुई और किस किस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, लेकिन वो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको टस से मस नहीं हो रहे और उनको लगता है शायद यही राइट वे फॉरवर्ड है। सो एक और इवेंट आ गया, लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन अहमद, अगर दूसरी तरफ देखें तो एक सीनियर प्लेयर की हैसियत से इस साल 5 T20 निकले शादाब खान एज ए वाइस कैप्टन, फिर होम ग्राउंड पर अगेंस्ट बांग्लादेश 3 T20 मैच वो लाहौर में खेले। तो प्लेइंग 11 में तो वो थे, 8 मैचों में कंधे की इंजरी का शिकार हुए, सर्जरी हुई। तो अब अगर वो टीम में वापस आ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाना, क्या शादाब खान को टीम में लेकर आने के तरीक़ाकार पर सवाल उठाना, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठाना, आपका ख्याल है कि सिर्फ एक शादाब खान का टीम में आना, उनको किस प्रोसेस से, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, टीम में वापस आना चाहिए था? एक प्लेयर जो कि 8 मुसलसल T20 खेला इस साल की शुरुआत में, इंजर्ड हुआ तो टीम से बाहर हुआ, अब फिट हो गया तो टीम में आ रहा है। जब ये पीछे टीम के अंदर आए थे, जो मैचेस आप गिनवा रहे हैं, ये कौन सी परफॉर्मेंस करके आए? कोई परफॉर्मेंस नहीं थी अहमद, और उस वक्त पर भी लोगों ने सवाल किया था कि ये पाकिस्तान टीम के अगले कप्तान बन रहे हैं। लेकिन वो 8 मैच खेले और 5 मैच तो माइक हेसन कोच नहीं थे, 5 मैच में तो 3 मैचों में हेसन कोच थे। नहीं, तो हम तो तब भी तनकीद ही कर रहे थे कि कौन सी परफॉर्मेंस से आप इनको कप्तान बना रहे हैं और वापस लेके आए हैं। फिर जब इंजरी होती है दूसरे लोगों को आपने सेट होने का टाइम ही नहीं दिया। यही जो है पहले होता रहा कि इब्रार को आपने वर्ल्ड कप से बाहर बिठा के रखा, जैसे ही इब्रार को आपने वर्ल्ड कप के बाद डाला, वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 के बॉलर बन गए। उसके बाद सुफियान मुकीम वगैरह को, इब्रार को आप हिलाते ही चले गए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शादाब की जगह रखनी थी। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर फोल्डिंग हियर, व्हिच इज नॉट करेक्ट। आपका क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। आप चाहे 8 मैच खिला के पहले खेल रहे थे या 108,
पहले भी ये बगैर किसी परफॉर्मेंस के आए थे, फिर इंजर्ड हो गए, अनफॉर्चुनेट रहा, उसके बाद फिर अब बगैर परफॉर्मेंस के आ रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है सर? फिर आपको भी खिला देते हैं या भाई, फिर तो आप ही लग रहे हैं। हाँ। अहमद, मुझसे ज़्यादा बेहतर तो फिर आप खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, T20 खेलें, आपने क्या कसूर किया? नहीं सर, आई एम रियली हैप्पी विद माय लाइफ, आई एम वर्किंग फॉर ऑर्फन्स और अभी फ्लड में काम कर रहे हैं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ सर, ये सिस्टम आपको मुबारक हो। चलें जनाब, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बिलखुसूस शादाब खान की जिस तरह टीम में वापसी हुई है, उस पर अहमद शहजाद जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की जिस 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है, जिसके कप्तान सलमान अली आगा हैं, टीम में वो नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान शाहीन्स के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, वो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। अगरचे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ये कहते हैं कि अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान शाहीन्स की सतह पर उभरने वाले उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले खिलाड़ियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना चाहते हैं, लेकिन दौरा श्रीलंका के लिए जो टीम ऐलान की गई है उसमें ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा और परफॉर्मर जो हैं वो आउट हैं और वो खिलाड़ी जो बैनुल-अक़वामी लीग में स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं वो टीम का हिस्सा हैं। डेजर्ट वाइपर के लिए IL T20 लीग जो कि शारजा, अबू धाबी और दुबई में जारी है, वहाँ नसीम शाह को टीम से बाहर बिठाया जा रहा है। वो तीसरे फास्ट बॉलर की हैसियत से टीम में मौजूद हैं। फ़खर ज़मान से रन नहीं हो रहे, वो इस टीम का हिस्सा हैं। और अहमद, दूसरी तरफ सबसे सरप्राइज़ सिलेक्शन ख्वाजा नाफे का है। 5 फर्स्ट क्लास मैच, ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ख्वाजा नाफे जो हैं उन्होंने हाल ही में जो अबू धाबी में T10 लीग हुआ वहाँ पर कोई बड़ी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया, सिर्फ 140 प्लस की उनकी इनिंग है। अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टीम के साथ हैं और उनको साहबजादा फरहान और उस्मान खान के साथ टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में बतौर तीसरा विकेट कीपर मुंतखब करना, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी आना चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ आना चाहिए। आपने अपने प्लेयर्स को बुलाया ही नहीं। बाबर आजम कहाँ है? इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में वर्ल्ड कप होना है आपका, बाबर आजम आए नहीं। शाहीन कहाँ है? शाहीन क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने खेलना नहीं है वर्ल्ड कप? या तो बता दें नहीं खेलना वर्ल्ड कप। तो अगर तो आप कह रहे हैं कि जी यंगस्टर्स को चांस दिया है, तो फिर बाबर को पीछे लेके क्यों आए थे? वहां भी यंगस्टर्स को खिला देते। ठीक है, जहां पे यंगस्टर्स को चांस देना था क्योंकि वर्ल्ड कप में टाइम था, वहां आपने दिया नहीं। अब जब वर्ल्ड कप सर पे आ गया और है भी श्रीलंका में और आपकी सीरीज श्रीलंका में है, आपने प्लेयर को और आपको उनके सीईओ ने आके क्या बयान दिया था? याद है कि आप भूल गए? ऑस्ट्रेलिया का सीईओ आके उसने क्या कहा था कि हम पाकिस्तानी प्लेयर नहीं छोड़ेंगे। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। कैसे रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हैं? उनके प्लेयर यहाँ पे खेल रहे होते हो, उनकी सीरीज चल रही होती, आपका सीईओ खड़ा होकर इस तरह के बयान दे सकता है? तो सर जाने दीजिए, ये आपका एक वीक क्रिकेट बोर्ड है जिनकी कोई हिकमत अमली समझ आती है नहीं हमें। इन्हीं को शायद समझ आती है और यही चीजें कर रहे हैं और अब वो टाइम दूर नहीं है। देखिए कि जितना मर्जी आपको सपोर्ट हो जाए, एक टाइम आता है कि आपका मटका भर जाता है, तो आपको तो एक्स्ट्रा मटका ऊपर लगा के दिया गया है, तो वो भी भरने वाला है। सो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के काम नहीं आते हुए नजर आ रहे, और उसका मेन चक्कर ही यही है कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, लोगों को लाने और निकालने का जो मेरिट है, वो आप प्रिवेल नहीं करते। लेकिन अहमद शहजाद साहब, ये सिलेक्शन का जो मामला है ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है और कभी खिलाड़ी जो हैं वो बच के निकल जाते हैं, कभी फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कभी सेलेक्टर्स जो हैं वो हल्का हाथ रख देते हैं। इस तरह की गुफ्तगू तो होती रही है। आप अगर माजी में भी उठाकर देखें, जिस तरह टीम में बाबर आजम की वापसी हुई उस पर भी बहुत सारे सवालात उठे। अब सिर्फ एक शादाब खान को लेकर आप कह रहे हैं कि पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है वो गलत पॉलिसियों के साथ चल रहा है। आपका कहना यह है कि सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक शादाब खान की सिलेक्शन, ये वही टीम है जिसने इस साल 34 T20 मैच खेले हैं। ये मत कहिएगा कि किसके खिलाफ खेले हैं। बहरहाल जीत होती है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। अभी हम PSL के हवाले से जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 टीमें 8 टीमों में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि हमारे 80 से ज़्यादा प्लेयर जो हैं उनको इस लीग में खेलने का मौका मिलेगा
तो मामला तो बेहतर होंगे। सिलेक्शन तो पहली मरतबा ऐसे नहीं हुई। ये सिलेक्शन चाहे पहली मरतबा हुई है चाहे आखिरी दफा, गलत तो गलत ही है, चाहे वो पहले हुआ है चाहे वापसी। आप कह रहे हैं मैचेस जीते, हाँ यंगस्टर्स के साथ आप मैचेस जीत रहे थे, आपने निकाल दिया। आप सीनियर प्लेयर्स लेके आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, गलत है बिल्कुल। आप प्लेयर्स को बगैर किसी परफॉर्मेंस के खिलाई जा रहे हैं, गलत है। आप प्लेयर्स को बगैर किसी परफॉर्मेंस के लेके आ रहे हैं, गलत है। अभी आप खुद ही तो नाफे पे, अगर इतना सब कुछ ठीक हो रहा है तो आपने मुझसे सवाल क्यों किया नाफे का और शादाब का? तो फिर चलने देते हैं सारी चीजें यूं ही। 9वें नंबर की टीम पे आके तो आप खड़े हो गए, इससे नीचे भी आप चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम और आप फिर शो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीजें मान ली कि हाँ ये मामूल की बात है, ये मेरिट का ना होना मामूल है और पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, तो ठीक है सर, हम भी चुप करके शो बंद कर देते हैं और हम आराम से घर पर बैठ जाते हैं। नहीं अहमद, हमारा काम सवाल करना है, आपका काम आवाज़ उठाना है। और अगर ऐसा ही है तो फिर अभी इंग्लैंड की टीम बैन स्टोक की क़यादत में एशेज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अगर गलत फैसले हैं तो एक टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रेंडन मैककलम, एशेज़ सीरीज़ बतौर कोच वो जीते नहीं हैं। उनकी कोचिंग में कभी टीम जो है वो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में पहुंची नहीं है। उसके बाद जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है इंग्लिश टीम की, तो वहाँ पर भी क्रिकेट बोर्ड सारी गलतियाँ कर रहा है, वहाँ पर भी खाली सिलेक्शन जो है वो गलत हो रही हैं, वहाँ पर भी सब कुछ जो है वो मेरिट पर नहीं हो रहा। सर मैं जब इंग्लैंड का कोई तरफ से खेल लूंगा ना तो उन पर भी बात कर लूंगा। अभी मेरा सारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान की टीम के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम को जानता हूँ, यहाँ से क्रिकेट खेला हूँ। उनकी पॉजिटिव चीजें भी गिनवा दे सर, जो उन्होंने पॉजिटिव किया है, पीछे किस तरह जो है ना उन्होंने जीते। हाँ उनकी टीम चेंज हुई है, मेन प्लेयर्स उनके गए हैं, उनको मुश्किलात हो रही है, उनके पास वो बॉलिंग शायद अवेलेबल नहीं, और शायद जो उनके यंग प्लेयर्स हैं वो डिफरेंस नहीं रख पा रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने गेम को लेके चलना है, कहाँ पे उन्होंने एग्रेसिव खेलना है। एंड इट हैपेंस, इट्स ओके। आप उनके सिलेक्शन के क्राइटेरिया को चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी को निकालते हैं और फिर यूं ही ले आते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। जब भी आप खुद ही जिस तरह नाफे की बात कर रहे हैं कि जी वो यहाँ भी खेला, वहां भी खेला, वहां भी खेला, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम में आ गया। अभी आप शादाब का क्वेश्चन कर रहे हैं, जी वो यहाँ भी खेला, वहां भी खेला, यहाँ भी खेला, परफॉर्मेंस नहीं है, फिर टीम में आ गया। तो सर बाबर की बात कर रहे हैं कि जी वो परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको टेस्ट से निकाला, फिर टेस्ट में ले आए, फिर उसको जी T20 से निकाला, फिर T20 में ले आए। अब उसको जी बुला ही नहीं रहे वापस जो आपके प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वहां का CEO आके इस तरह के बयान कर रहा है। तो बस ठीक है फिर सर, ये सारी चीजें अगर आपके लिए नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल सही, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, और उसके बारे में मैं जरूर बात कर रहा हूँ। और यही वजूहात है कि आपकी टीम 9वें नंबर की 8वें नंबर की टीम है, सिंपल। तो जाते जाते अहमद शहजाद साहब ये बता दें कि इस सिलेक्शन के ऊपर, तरीक़ाकार के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, आपकी राय है और उस राय का मैं एहतराम करता हूँ। जाते जाते मुझे ये बता दें कि अब ICC T20 वर्ल्ड कप जो हम श्रीलंका में खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का शाहीन, हारिस एंड बाबर के बगैर श्रीलंका में सीरीज़ खेलने का? क्योंकि ये खिलाड़ी तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं ना बिग बैश खेलने के लिए, उस वक्त ये सीरीज़ प्लान नहीं थी, तो अगर नहीं खेल रहे तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? नहीं जी, सिंपल सा जवाब ये है कि ये सही तरीका नहीं है। आपके प्लेयर्स को अवेलेबल होना चाहिए, आपके प्लेयर्स बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके खेल रहे हैं, और वहाँ भी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आप सबके सामने। तो बेहतर ये होता कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होते और श्रीलंका के अगेंस्ट जाके कंडीशन से और वेदर से अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से ढालते और वहाँ पे क्रिकेट खेलते, ताकि वर्ल्ड कप में उनको बेहतर चांस मिल सकता परफॉर्मेंस करने की। बहुत शुक्रिया। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की रुकनी टीम के सिलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि बिलखुसूस टेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में शमूलियत उनके लिए हैरान कुन है। बिना किसी परफॉर्मेंस के शादाब खान को टीम में शामिल करना अहमद शहजाद के ख़्याल में बिल्कुल भी दुरुस्त और मुनासिब फ़ैसला नहीं है। उसके साथ उनका कहना यह है कि ICC T20 वर्ल्ड कप सर पर है और 3 अहम खिलाड़ियों को जो कि बिग बैश लीग खेल रहे हैं उनको इस सीरीज़ में ना बुलाना भी उनके लिए हैरान कुन है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2025 10 टीमों के इवेंट में कराची ब्लूज़ का फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट के साथ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुकाबला हुआ और सऊद शकील की क़यादत में कराची ब्लूज़ की टीम जो है वो चैम्पियन बनकर सामने आई और सियालकोट की टीम को, जिसको उसामा मीर लीड कर रहे थे, नाकामी से 2-4 किया। सिंध में क्रिकेट के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मुंतज़म आज़म ख़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके अलावा नवाब शाह क्रिकेट के मुंतज़म और सीट क्लब के ऑर्गेनाइज़र अफजल खालिद साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहले आज़म, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत कर लेते हैं और खुर्रम नियाज़ी जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को देख रही में कराची आए और चाहूँगा कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों से उनकी क्या मुलाकात हुई। वो नेशनल स्टेडियम कराची में भी आए, आप लोगों के साथ ग्रुप फ़ोटो उन्होंने बनाया और कराची क्रिकेट के ऑफिस में बैठकर उन्होंने जो रीजन के नुमाइंदे थे उनके साथ गुफ्तगू की, उस बारे में जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई, जैसा कि आपने कहा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी कराची की टीम जीती, उसके बाद खुर्रम भाई पहली दफ़ा कराची आए और उन्होंने नदीम उमर साहब से भी उनकी मुलाकात रही और साथ साथ वो रीजन के ऑफिस आए और खुर्रम नियाज़ी साहब क्रिकेट के लिए बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं। उस सिलसिले में वो ऑफिस आए और सारे जो हमारे ओहदेदारान थे उनसे मुलाकात की उन्होंने और उनको बताया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनका आगे का प्लान है और साथ साथ जो एकेडमी वो पूरे पाकिस्तान में लगा रहे हैं उसका आगाज़ वो कराची से करना चाहते हैं। फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट एकेडमी जो रीजन और पीसीबी मिलके लगाएंगे। आपको पता है कि खुर्रम नियाज़ी साहब की पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ऊपर जाए और ख़ास तौर पे वो बड़े शहरों के में जो है कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ क्रिकेट थोड़ी बहुत ग्राउंड न होने की वजह से थोड़ी बहुत पीछे जा रही है, उसको आगे लेके आएँ। और हमने उनसे, हमारे जो खालिद नफीस भाई हैं, तौसीफ सिद्दीकी साहब हैं जो हमारे एक्टिंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनको ग्राउंड के हवाले से भी आगाह किया और उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा और रीजन को ये ग्राउंड दिलवाएंगे। आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं और कराची क्रिकेट के हवाले से हौसला अफजा ख़बर है कि खुर्रम नियाज़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं वो कराची आए और तवातुर के साथ वो कराची आ रहे हैं और कराची रीजन में जिस तरह आज़म खान ने बताया कि वो फ्यूचर स्टार के हवाले से एक एकेडमी बनाने का इरादा रखते हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, उस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। अफजल खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मुंतज़म हैं नवाब शाह क्रिकेट के। अफजल खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हैदराबाद में जो 7 रीजन आते हैं उनमें से एक नवाब शाह है। नवाब शाह में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ बताइएगा कि नवाब शाह में कितने क्लब हैं, आपका कौन सा क्लब है और ये जो अब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी होगी तो नवाब शाह का कितना हिस्सा होगा सिलेक्शन के हवाले से? देखिए जी, हमारे पास एक तो ग्राउंड बहुत कम है, नियाज़ स्टेडियम भी रीजन के पास नहीं है, तो नवाब शाह में एक ग्राउंड है बिलावल, तो उधर तो मैचेस होते नहीं हैं। तो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा नवाब शाह के 2 या 3 प्लेयर खेलते हैं और हैदराबाद रीजन है हमारा, तो उस हिसाब से फिर हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, एक तो सीज़नली है कि ज़्यादातर हम लोग सीज़न में खेलते हैं, तो गर्मी होने की वजह से क्रिकेट ज़्यादा नहीं हो रही है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ग्राउंड्स चाहिए। जैसे कि नियाज़ स्टेडियम है, वहाँ पे एक भी मैच नहीं होता, रीजन का भी नहीं होता, ना डिस्ट्रिक्ट का होता है। फिर उसके बाद मेरे हैदराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर बाहर जाके खेलना पड़ता है और मीरपुर खास का ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास, वो भी ख़त्म हुआ है, तबाह हाल है, तो ग्राउंडों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन आपकी तरफ से काशिफ भट्टी आए नवाब शाह से, उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ भी टूर किया, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में वो कराची ब्लूज़ के लिए खेले, बड़ी उम्दा उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो काशिफ भट्टी के बाद और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो नवाब शाह से उभर कर सामने आया? काशिफ भट्टी के बाद भी एक लड़का लेग स्पिनर है जवाद भट्टी, वो काफ़ी अच्छा टॉप किया उसने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में, तो जवाद भट्टी हैं अभी। और जूनियर्स में अबूज़र है, फिर बासित जमाली है, इसके अलावा फरहाद है, ये लोग हैं जो अंडर 19 से भी ऊपर आ रहे हैं। आज़म खान साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ और जानने की ये कोशिश करूँगा कि बराह रास्त खुर्रम नियाज़ी का कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो 7 जोन हैं
उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कराची का, वो ग्राउंड कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पास है नहीं, और आपके जो मुख्तलिफ़ क्लब हैं 7 जोन में, उनको सैटरडे और संडे को मैच खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलते, क्योंकि वो मल्टी नेशनल कंपनियों के पास होते हैं, और आपके जो क्लब हैं वो मैदानों का इंतज़ार करते हैं। या भाई सैटरडे संडे नहीं, पूरे वीक ही नहीं मिलते ग्राउंड क्लब को खेलने के लिए। और खुरम न्याजी साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और वो कराची बड़ा शहर है, उनकी कोशिश ये है कि कराची की क्रिकेट जो है वो बहाल हो, और इस सिलसिले में उन्होंने हमें सबको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वो ग्राउंड के सिलसिले में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब से बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ग्राउंड रीजन को दिलवाएंगे। आपको पता है कि नदीम उमर साहब की क़यादत में इस दफ़ा भी कराची ने ट्रॉफ़ी जीती, और 2023-24 में तो ऑलमोस्ट सारी टूर्नामेंट कराची की टीमों ने जीते थे। 15 से लेके कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, T20 वनडे में रनर अप थे। तो ये ग्राउंड के लिए खुरम न्याजी साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह वो बात करेंगे और ग्राउंड आप लोगों को दिलवाएंगे। खुरम न्याजी साहब का विज़न जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वो हमारे जोनल ऑफिशियल्स के साथ शेयर आज़म खान साहब, कराची के जो 7 जोन हैं, यहाँ कितने क्लब इस वक्त एक्टिव हैं, और कितने ग्राउंड इस वक्त कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पास हैं सिवाय KCCA क्रिकेट स्टेडियम के? लेकिन कराची के अंदर कोई 300 क्लब हैं, 300 के करीब क्लब हैं, और ग्राउंड सिर्फ एक। सबसे ज़्यादा क्लब किस जोन में? जोन 4 के अंदर हैं, 46 आई थिंक वहाँ हैं, लेकिन ग्राउंड रीजन के पास एक ही है, जो KCCA स्टेडियम है वही ग्राउंड है, उस पर ही सारी क्रिकेट हो रही है। दूसरे ग्राउंड्स पे तो खेलने के मौके फराहम नहीं होते खिलाड़ियों को, जिसकी वजह से पिछले दिनों आपको पता है कि कराची की टीमें जो वो हार गई थी, तो उस पर बड़ा वावेला मचा था, और वो मेन वजह ये थी कि ग्राउंड ना होने की वजह से खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के मौके नहीं मिल रहे। जो कुछ भी कोशिश की जा रही है वो KCCA स्टेडियम पे ही हो रहे हैं क्रिकेट। आप पता है नदीम उमर साहब ने कोई तकरीबन 10 करोड़ के करीब उन पर लगाए हैं पैसे, और वो बच्चों के लिए अगर आप देखें जाके, उनकी ख्वाहिश है कि बच्चे इन ग्राउंड पे खेलें, और दूसरे ग्राउंड अगर मिलेंगे वो भी KCCA स्टेडियम की तरह नदीम उमर साहब का जो है वो ख्याल है कि उस तरह बनाएंगे उनको। अफजल खालिद साहब, जो हैदराबाद रीजन की टीम खेलती है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी, माजी में कायदे आज़म ट्रॉफ़ी भी खेली है, शहीद बेनज़ीराबाद उसके साथ जो है वो ठट्टा, बदीन, उसके अलावा जो सखर है, यहाँ के प्लेयर जो हैं वो हैदराबाद की टीम में मुंतखब होते हैं। इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन कौन करेगा जब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के लिए टीम बनेगी? क्या लोकल सेलेक्टर करेंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर आकर जो है वो हैदराबाद रीजन के लिए टीम का इंतखाब करेंगे? जी देखें, अभी बोर्ड ने एक सिस्टम दिया हुआ है कि कोचेस ही आते हैं, वही ऑटो सेलेक्टर भी हैं उसी में, और जो रीजन का कोच है वही सिलेक्टर होता है। फिर उसके साथ डायरेक्टर डोमेस्टिक होते हैं, तो ऑटो में वो लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। तो सखर तो हमसे अलग हो जाता है, वो अलग रीजन है, लाड़काना रीजन आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जामशरो है, मिरपुर ख़ास है, बदीन है, ठट्ठा है, ठट्ठा में ग्राउंड नहीं है, बदीन में ग्राउंड नहीं है, तो सांगड़ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे साथ। तो ये हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में बस यहीं से टीम बनती है। कराची का तो मसला है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ जोन है उनके पास अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए ग्राउंड है नहीं। और फिर सिंध में जिस तरह आप हैदराबाद रीजन की बात कर रहे हैं, नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद जो पाकिस्तान का माजी में टेस्ट सेंटर हुआ करता था, वो इस वक्त क्या वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। तो आपके पास ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ पर, जिस तरह आज़म खान ने बताया कि सिर्फ सारी क्रिकेट KCCA ग्राउंड पर हो रही है? हमारे पास एक बिलावल स्टेडियम है नौबशाह में, जो एक्टिव है, उधर ही क्रिकेट हो रही है सारी। और हैदराबाद नियाज़ स्टेडियम के भी खुरम न्याजी साहब आए थे, तो उन्होंने कोशिश की है कि भी हो सकता है अभी हैंड ओवर हो जाए PCB के। तो अगर नियाज़ स्टेडियम PCB के हैंड ओवर हो जाता है तो फिर क्रिकेट आबाद हो जाएगी वहाँ पर भी। तो आज़म खान साहब, ये बताइएगा कि ये जो कराची की टीम कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जीती है, एक टाइम पर तो कराची की टीम कायदे आज़म खेल ही नहीं रही थी, लेकिन कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल हुई, चैम्पियन बनी। अब जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदार हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, नदीम उमर साहब आपके रूह रवां हैं, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के लिए, ताकि कराची वाइट्स जो है वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर सके?
या भाई इसमें जो है हेड कोच इकबाल इमाम, सईद बिन नासिर और जो कराची के कोचेज़ हैं वो, और साथ साथ जो असद शफीक जो हैं, जो डायरेक्टर एकेडमी हैं कराची में, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है नेशनल स्टेडियम में और KCCA में भी लगा हुआ है ताकि खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोशिश यही होगी कि हम अनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में आएँ और दूसरी टीम भी हमारी ग्रेड 1 में आ जाए। मैं यहाँ पे, आपने कहा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल नहीं रही थी, मैं यहाँ नदीम उमर साहब और मोहसिन नकवी साहब, अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने कराची की टीम को ग्रेड 1 खेलने का मौका फराहम किया और वो टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जीती। और हम सारे अहदेदारान बहुत खुश हैं कि हमारी टीम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जीती है, और नदीम उमर साहब उनके एजाज़ में जल्दी एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसमें हम सब लोगों को मदऊ करेंगे और खिलाड़ियों को नदीम उमर साहब ने जो पैसों का ऐलान किया वो भी देंगे इंशाल्लाह। ये जो नाराज़गी का एलिमेंट है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्तलिफ जोन में, क्या ये जीत के बाद अब सब एक पेज के ऊपर हैं, या ये जो एक रस्साकशी चलती रहती है कि हमारा प्लेयर नहीं खेलता, अब आपके लिए बेहतरीन मौका है कि कराची ब्लूज़ के बाद कराची वाइट्स की टीम भी खेले, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो कराची की नुमाइंदगी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं या भाई कि जैसे अभी अफजल भाई ने बताया, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया खुरम न्याजी साहब ने और सब ने कि जो लड़के परफॉर्मेंस करेंगे वही कराची की टीमों में या पूरे मुल्क की जो टीमें रीजन्स की उनसे खेलेंगे। उसमें तो ये चक्कर नहीं है कि मेरा खेले या तुम्हारा खेले या फलाने का खेले। बहरहाल शिकायत होती हैं, लोग अपनों से ही शिकायत करते हैं। कोई ऐसे प्लेयर भी होते हैं कि जो अगर उनकी परफॉर्मेंस है तो वो टीम में आगे नहीं आ पाते, वो इस वजह से कि वहाँ ऑटो सिलेक्शन वाले भी लड़के होते हैं जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं उनकी और वो टीम में मौजूद होते हैं। तो एक आध लड़का कोई ऐसा रह जाए तो वो रह सकता है, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं कराची में कि जो परफॉर्मेंस के बावजूद भी ना खेला हो। तो अफजल खालिद साहब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक टाइम पर हैदराबाद से कई खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले। इवन अंडर 19 सतह पर जो है वो अज़ीम घुमन ने पाकिस्तान को ICC में एज ए कैप्टन लीड भी किया। तो आपके ख़्याल में जो सिंध के दीगर शहर हैं जहाँ पर हैदराबाद रीजन में आप जिस तरह नवाबशाह, सक्खर, बेनज़ीराबाद और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाते हैं, टैलेंट को आगे आने के हवाले से किस हद तक मुश्किल का सामना है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के रीजन में किस हद तक ताउन कर रहा है आपके साथ? अभी जिस तरह स्कूल क्रिकेट करवा रहे हैं उससे ये हुआ कि छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, टैलेंट काफ़ी सारा निकला है उसमें, और लड़कों में शौक़ पैदा हुआ है कि स्कूल से टीमें बन के आ रही हैं, तो उससे ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जैसे अज़ीम घुमन या शर्जील खान खेले, काशी भट्टी खेले, काशी भट्टी ने टूर की लेकिन काशी भट्टी पाकिस्तान नहीं खेल सके। तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन हमारे पास सिर्फ ग्राउंड की कमी और सीज़न लीग क्रिकेट, ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है। जिस तरह दादू से जायद महमूद खेले तो ज़्यादातर क्रिकेट उन्होंने आके कराची खेली, तो बेहतर है कि हमें पूरे एक एकेडमी दी जाए उधर ताकि हम उसको बेहतर तरीके से रन। और जाते जाते आज़म खान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि आप पाथवे रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों के साथ सिलेक्शन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक एकेडमी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसमें क्रिकेट बोर्ड का कितना हिस्सा होगा, कराची रीजन का कितना हिस्सा होगा, स्पॉन्सर कौन होगा? देखिए जी, उसमें खुरम न्याजी साहब ने कहा कि सारा फंडिंग मैं करूँगा, और नदीम साहब ने भी कहा कि हम दोनों मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और रीजन और खुरम न्याजी साहब PCB जो हैं वो मिलके ये दोनों काम कर रहे हैं। आपने जैसे इन्होंने इंटर स्कूल की बात, खुरम न्याजी साहब का ये बहुत बड़ा इकदाम था इंटर स्कूल कराने का, और जिसका फ़ाइनल अभी आप 1 जनवरी को नया नाज़माबाद में होगा। उसमें आपको पता है बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं फ़ाइनल के मौके पर। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा वो बच्चों का फ़ाइनल देखें आके और स्टार्स से मिलिए, और फिर मैं वापस आऊँगा कि एकेडमी की तरफ। तो वो दोनों रीजन और PCB मिल के लगाएंगे, और इसके लिए खुरम न्याजी साहब ने जो है
वो स्टेडियम में 9 विकेटें बनाने का भी ऐलान किया है कि वो पिछली साइड पर नई बिल्डिंग के पीछे साइड में 9 विकेटें बना के देंगे रीजन को, जो सिर्फ तो ओवल ग्राउंड जो है नेशनल स्टेडियम कराची के साथ, वहाँ पर कराची रीजन की टीमों को खेलने का मौका मिलेगा। जब या भाई जब वो खाली होता है तो हमने जब भी मांगा, आकिब जावेद साहब या उससे पहले नदीम खान साहब होते थे, अब असद शफीक देख रहे हैं। हाँ, आकिब जावेद साहब और नदीम खान साहब और असद शफीक साहब वो दे देते हैं जब खाली होता है ग्राउंड। उन्होंने कभी क्रिकेट के लिए मना नहीं किया हमें। बहुत शुक्रिया आपका। आज़म खान हमारे साथ मौजूद थे और अफजल खालिद, नवाबशाह क्रिकेट के कोऑर्डिनेटर। गुफ्तगू आपने सुनी सिंध के क्रिकेट मसान के क्रिकेट के जो मामलात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की। यही हमारा आज का ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।